Hello, students. We are here to start with the topic how, when, and where related to the class 8th history chapter number 1. So, the topic goes like this. So, अब ये टॉपिक जो हमारा है हाउ वेन एंड वेयर यानी कि कहाँ कब और कैसे। हिस्ट्री में क्या है कि हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। ये जो टॉपिक है कि डेट्स हिस्ट्री में कितना इम्पोर्टेंट है। देयर वॉज अ टाइम वेन हिस्टोरियंस वेयर फैसिनेटेड विद डेट्स, यानी एक वक्त ऐसा भी था जब जो इतिहासकार थे वो क्या डेट्स से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे, बहुत ज़्यादा मतलब रखते थे। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वेर क्राउंड और बैटल्स वेर फॉट। बहुत ज़्यादा मतलब डिबेट्स हुआ करती थी, वाद विवाद हुआ करती थी, कब किस राजा को का राज्य अभिषेक होता था, कब वो राजा युद्ध लड़ता था, या फिर यानी कॉमन सेंस में कहा जाए तो हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विथ डेट्स, यानी इतिहास का मतलब क्या था, डेट्स का पर्याय, यानी कि दिनांक का पर्याय बन चुका था इतिहास। आपने सुना होगा लोग कहते हुए कि आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट डेट्स। मतलब हमें इतिहास बहुत बोरिंग लगता है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डेट्स ही हैं। क्या ये धारणा, क्या ये अवधारणा सही है? सो इट हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। यानी कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं है। हिस्ट्री क्या है? वो चेंजेस के बारे में, वो बदलाव के बारे में है जो समय दर समय होता है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेर इन द पास्ट, या उन चीज़ों के बारे में कि पास्ट में चीज़ें कैसी थी और कैसे चीज़ें बदली हैं। एज सुन एज बी कंपेयर द पास्ट विद द प्रजेंट, जैसे जैसे हम पास्ट को प्रजेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो हम टाइम के रेफरेंस में बात करते हैं, क्योंकि टाइम ही हमको बता सकता है क्या चीज़ पास्ट का है और कौन चीज़ प्रेजेंट का है। सो हम क्या करते हैं, टाइम को रेफरेंस में लेते हैं और जैसे और उसके पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ उसकी चर्चा करते हैं। इस वर्ल्ड में रहते हुए हम सिर्फ हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे कि हम मतलब क्या है, जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके हम आदी हो चुके होते हैं, वी इनहैबिट, बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर। लेकिन हम में से बहुतों की आदत होती है चीज़ों के बारे में जानने की, अच्छा ये क्या है। हम क्यूरियस होते हैं, हमारे अंदर जानने की इच्छा होती है, तो हम सवाल पूछते हैं जो कि क्या होते हैं, एक्चुअली हिस्टोरिकल होते हैं, वास्तविक रूप से क्या होते हैं, ऐतिहासिक सवाल होते हैं। जैसे अगर हमने किसी को कप ऑफ टी पीते देख लिया रोड के पास में, स्टॉल के पास में, तो हमारे अंदर सवाल आ सकता है कि लोगों ने पहली बार कब पीना स्टार्ट किया होगा चाय को या कॉफ़ी को। जब हम ट्रेन की खिड़की के बाहर से या फिर हम घर की खिड़की के बाहर से अगर हम ट्रेन को देखते हैं तो हमारे मन में सवाल आता है कि कब रेलवे बने होंगे, कैसे लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते होंगे, रेलवे के युग से पहले, रेलवे आने के पहले लोग कैसे जाते होंगे। जब हम सुबह में अखबार देखते होंगे तो हमारे अंदर ये सवाल आता होगा कि लोगों को पहली बार कब अखबार के बारे में पता चला होगा, या लोगों ने कब अखबार पढ़ा होगा, कब प्रिंट कल्चर इस्टेब्लिश हुआ होगा। तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, ये जितने भी सवाल हैं, ये क्या करता है कि दे रेफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम। ये हमेशा हमें क्या करता है, वापस समय पे ले जाता है, टाइम पे ले जाता है। और बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पार्टिकुलर ईयर और मंथ। बट समय का हमेशा ये मतलब नहीं हुआ कि हम डेट, मंथ, ईयर इन सब के बारे में। समटाइम इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी ये बहुत गलत होगा, बहुत नाइंसाफ़ी होगी कि किसी प्रक्रिया को, किसी कालखंड को जिसमें बहुत सारी मतलब कि एक एक समय तक पहुंचने के लिए बहुत प्रक्रिया से गुजरना पड़ा हो, उसके लिए हम एक डेट दें। उदाहरण के तौर पे अगर कभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ तो 1930 का पीरियड, 1930 का हम एज लिखते हैं, समय लिखते हैं। इसका ये मतलब नहीं हो कि 1930 से पहले इसकी प्रक्रिया नहीं चली होगी या उसके बाद तक इसका असर नहीं हुआ होगा। देश के भीतर पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगेन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। एक ही दिन लोगों ने टी पीना स्टार्ट नहीं किया होगा। दे डेवलप्ड अ टेस्ट इट ओवर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक उनके अंदर ये मतलब कि लोगों के अंदर ये मतलब कि लोगों को पता चला होगा कि टी का टेस्ट क्या है और लोगों ने एक दूसरे को प्रोपेगेट किया होगा। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was. ठीक उसी तरह से हम नहीं कर सकते कि ब्रिटिश रूल जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ या फिर कब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ और कब मतलब कि इकोनॉमी और सोसाइटी में बदलाव आया।
ये जितनी भी चीज़ें हुई ये सब क्या है, एक स्ट्रेच ऑफ टाइम के साथ हुई। वी कैन ओनली रेफर टू ए स्पेन ऑफ टाइम। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ स्पेन ऑफ टाइम को दर्शा सकते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट पीरियड जिसमें खास बदलाव दिखते हैं, अप्रॉक्सीमेट पीरियड जिसमें पार्टिकुलर चेंजेस दिखती हैं। देन वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट। फिर हम क्या करते हैं, हम क्यों मतलब कि हिस्ट्री को डेट के साथ जोड़ते हैं। ये जो हिस्ट्री को डेट के साथ जोड़ने का एक कारण है, एक पल ऐसा भी था जब इतिहास, जब हिस्ट्री जो है वो बैटल्स और बिग इवेंट के से जोड़ा जाता था, वो रूलर्स और उनके पॉलिसीज से जोड़ा जाता था, यानी जो शासक है उनकी नीतियाँ। इतिहास में लिखा जाता था कि कब एक राजा का कोरोनेशन हुआ, राज्याभिषेक हुआ, कब उसने शादी की, कब उसके पास एक बच्चा था, है ना, कब उसने एक वार लड़ी, या कब वो मरा, कब या फिर कब नया जो नेक्स्ट रूलर था उसकी गद्दी पे बैठा। यानी इतिहास का पूरा मतलब ये हुआ करता था। यानी इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब इन घटनाओं के लिए, है ना, स्पेसिफिक डेट्स तो मिल सकते हैं, एंड इन हिस्ट्री सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। और इतिहास में इन डेट्स को लेकर के निरंतर वाद विवाद चलता रहता है। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, जैसा कि हमने पिछले 2 साल के जो इतिहास के किताब को देखा होगा, क्लास 6 एनसीईआरटी और 7 के एनसीईआरटी, तो हिस्टोरियंस अब क्या करते हैं कि वो मतलब बाकी इशूज़ पे लिखते हैं या बाकी सवालों पे लिखते हैं। वो इन चीज़ों पे देखते हैं कि लोग कैसे अपना जो है लाइवलीहुड यानी अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, उन्होंने कैसे प्रोड्यूस किया, या कैसे अब खाना खाते हैं, कैसे मतलब खाते हैं, या फिर कैसे सिटीज़ डेवलप्ड हुई, या कैसे मार्केट आई, है कि नहीं, या फिर कैसे कल्चर और सोसाइटी बदली। विच डेट्स, यानी अब डेट्स कौन से डेट्स, क्या क्राइटेरिया होगा हमारे पास कि हम मतलब कुछ डेट्स को सेलेक्ट करेंगे कि ये डेट इंपॉर्टेंट है। जो डेट हमने सेलेक्ट किया या फिर जिसके इर्द गिर्द हमने क्या की पास्ट की स्टोरी को लिखी, आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, वो खुद में इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो इम्पॉर्टेंट कब होते हैं, जब हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट को इम्पॉर्टेंट कहते हैं, कोई खास घटना को उनसे हम जोड़ देते हैं। अगर हम बदलाव को स्टडी, इफ बी स्टडी चेंजेज, अगर हम बदलाव को स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं, नई इशूज़ को देखते हैं, नए मुद्दों को चर्चा करते हैं, नए डेट्स को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कंसीडर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को देखना है। इन द हिस्ट्रीज रिटेन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच, जैसे कि मान लेते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में जो भी इतिहास लिखी गई या ब्रिटिश इंडिया के बारे में जो इतिहास लिखी गई वो ज़्यादातर किनके इर्द गिर्द घूमती है, गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द घूमती हैं। यानी उनके द्वारा किए गए काम, उनका टेन्योर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इतिहास जो है वो ज़्यादातर कहाँ से शुरू होता है, पहला गवर्नर जनरल वैरेन हास्टिंग्स, और कब ख़त्म होती है, लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन पे जाके ख़त्म होती है। यानी अलग अलग चैप्टर्स में हम क्या करेंगे, इनके कारनामों को पढ़ेंगे। इसके बाद है जैसे इसके बाद है हेस्टिंग्स, वेल्सले, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिट्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। ये एक नेवर एंडिंग सक्सेशन, यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाला गवर्नर जनरल और वायसराय का सक्सेशन है, जिसको हम इतिहास के एक कालखंड से जोड़ देते हैं। क्या इतिहास में ये जितने भी डेट्स हैं मतलब ये सिर्फ इन्हीं पर्सनालिटी से जुड़े रहेंगे, उनके एक्टिविटीज से, उनकी नीतियों से, उनके अचीवमेंट से, उनकी उपलब्धियों से। देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ, इनके जीवन के बाहर कुछ भी नहीं। दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, जो हमारे लिए जानने के लिए ज़रूरी है। क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उनके जीवन का जो कालखंड है, जो क्रोनोलॉजी है, वो इतिहास के ब्रिटिश इंडिया के डिफरेंट चैप्टर्स को दर्शाता है। कैन बी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, क्या हम इस कालखंड के बारे में अलग तरीके से इतिहास नहीं लिख सकते हैं? क्या हम अलग अलग ग्रुप्स या अलग अलग वर्गों के बारे में जो भारतीय समाज में रहते थे उस दौरान, उनके बारे में नहीं लिख सकते, बशर्ते कि हम गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखे? जब हम एक इतिहास या एक कहानी लिखते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, चैप्टर में बांट देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम हर चैप्टर को कोहेरेंस दे, यानी रिलेशन दे।
ऐसा हम इसलिए करते हैं, इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे, यानी हम कहानी को इस ढंग से सुनाते हैं कि जिससे कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान हम क्या करते हैं, हम उन इवेंट्स पे नज़र डालते हैं जो हम कहानी बता रहे हैं उसको एक आकार देता है, उसको एक रूप देता है। यानी इतिहास जो है वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, यानी कि जो भारतीय थे उस दौरान, उनका जो इतिहास है, उनका जो जीवन है वो फिट नहीं करता उसमें, या फिर उनके जीवन का कोई स्पेस नहीं होता। देन तब हमें क्या करना चाहिए, क्लियरली भी नहीं। इसका मतलब है कि हमें अगर अच्छा इतिहास लिखना है तो हमको दूसरा प्रारूप चाहिए, अनदर फॉर्मेट चाहिए इतिहास लिखने के लिए। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स, यानी जो पुराने डेट्स हैं उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा जो पहले था। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, फिर हमारे पास नए सेट ऑफ डेट्स होंगे, क्योंकि हम दूसरे व्यक्तियों के बारे में लिखेंगे जो ज़्यादा जगह को कवर करता हो। हाउ डू वी पीरियडाइज, अब अगला चीज़ है कि हाउ डू वी पीरियडाइज, यानी कैसे हम इन इतिहास में जो घटनाएं घटती हैं उनको हम कैसे एक कालखंड का रूप देते हैं। जैसे कि 1817 में जेम्स मिल नाम का एक इतिहासकार था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था। वह एक अर्थशास्त्री भी था और एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी था। उसने 3 किताबों का एक बहुत विशाल का किताब लिखा जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी इसके लेखक कौन थे, तो जेम्स मिल थे। इसमें उसने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यानी कि ये जो कालखंड है, ये जो पीरियडाइजेशन है, ये क्या है, बहुत अच्छे से स्वीकारनीय हुआ उस समय। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट, क्या तुम अगर इतिहास को इस नज़रों से देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में, तो क्या कोई समस्या हो सकती है। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड। अब ये सवाल आता है कि हमें हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में बांटने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक अटैम्प्ट करते हैं कि टाइम के कैरेक्टरिस्टिक को कैप्चर कर सकें, समय के जो गुण हैं, समय के जो फीचर्स हैं उसको हम कैप्चर कर सकें, उसके मुख्य बिंदु को नोट कर सकें। सो द टर्म्स थ्रू विच बी पीरियडाइज, दैट इज़ डिमार्केट, हम क्या करते हैं, पीरियड्स के बीच में डिफरेंस पैदा करते हैं। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडिया, जो हमारे आइडियाज़ को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं पास्ट के को लेकर के। दे शो हाउ बी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, यानी वो हमें ये दिखलाते हैं कि कैसे इन बदलावों को जो एक पीरियड से लेकर के अगले पीरियड में होता है, इन बदलावों को हम कैसे स्टडी करते हैं। जेम्स मिल ने देखा कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ थी वो लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन थी यूरोप की तुलना में। यानी कि उनको ये लगा, या उनको क्या, वो ये सोचता था मिल कि यूरोप की तुलना में जो बाकी सभ्यताएं हैं वो निम्न सभ्यताएं हैं, लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है। उसके अनुसार, उसके कथन के अनुसार, वो जैसा इतिहास कहता था कि अगर भारत में ब्रिटिश के आने के पहले हिंदू और मुस्लिम जो हैं उसके जो डेस्पॉट्स थे, डेस्पॉट्स का मतलब होता है निरंकुश शासक, यानी जिन पे कोई मतलब राजा, यानी उनके जो मतलब डेस्पॉट्स थे, उन्होंने शासित किया देश को। रिलीजियस यानी धार्मिक असहिष्णुता हुई, यानी कि अगर हिंदू रूलर है तो मुस्लिमों के साथ अत्याचार, अगर मुस्लिम रूलर है तो हिंदुओं के साथ अत्याचार। सो कास्ट टैबूज, जातियों को लेकर के विशेष तरह का मिथ था, अंधविश्वास था, यानी इन चीज़ों से भरा हुआ था पुराना जो कालखंड था या सोशल लाइफ था। ब्रिटिश रूल, मिल फेल्ट, यानी कि मिल ने ऐसा पाया कि सिर्फ ब्रिटिश शासन ही भारत को सभ्य कर सकता है, सभ्य बना सकता है। अगर ऐसा करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि यूरोपियन मैनर्स को, यानी यूरोपीय तौर तरीकों को, वहाँ के कलाओं को, वहाँ के संस्थाओं को, कानून को भारत में लाना होगा। वास्तव में मिल ऐसा सोचता था, या फिर उसने सजेस्ट किया कि ब्रिटिश को भारत के भीतर सारे इलाकों को कैप्चर करना चाहिए, यानी कन्क्वायर करना चाहिए, टू इंश्योर दैट इनलाइटमेंट, यानी उस जो ज्ञान के प्रकाश को या कि उस हैप्पीनेस को पूरे भारत में फैलाना चाहिए। इंडिया के लिए, फॉर इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, यानी भारत बिना ब्रिटिश के सहयोग के प्रोग्रेस नहीं कर सकता था। इन द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड
ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। यानी इतिहास के विचार में अगर हम देखें तो ब्रिटिश रूल ने क्या किया, सारा प्रोग्रेस, सारा जो सिविलाइजेशन का इफ एंड बट है वो सब उसमें शामिल था। मतलब इतिहास में हम ऐसा दिखलाते हैं। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस। यानी ऐसा कहा जाता है मिल के हिसाब से कि ब्रिटिश कालखंड के पहले का जो युग था वो अंधकारों से भरा हुआ था। क्या इस अवधारणा को हम आज भारत में स्वीकार सकते हैं या फिर दुनिया में स्वीकार सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इन एनी केस कैन बी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू। क्या हम किसी कालखंड को हिंदू कह सकते हैं या किसी कालखंड को मुस्लिम कह सकते हैं? डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ ए फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड। क्या उस दौरान तरह तरह के फेथ, तरह तरह के धर्म, सोच, संप्रदाय, पंथ ये नहीं विकसित हुई होंगी इन कालखंड के दौरान? तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। वाई शुड बी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ रूलर ऑफ द टाइम। ऐसा क्यों होता है कि हमें उस समय जो शासक था उस कालखंड को उसके धर्म से हम जानते हैं कि अगर किसी कालखंड में अकबर रहा होगा तो वो मुस्लिम युग था, या किसी कालखंड में बाबर रहा होगा तो वो ये मुस्लिम युग था, या फिर किसी कालखंड में पृथ्वीराज चौहान रहे होंगे तो वो हिंदू युग था। क्या ऐसा कहना सही होगा? अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स डू नॉट रियली मैटर। यानी हमारे इतिहास की अवधारणा में बाकी लोगों के जीवन बिल्कुल मैटर नहीं करते। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो प्राचीन भारत थे उस दौरान भी सारे के सारे शासक हिंदू नहीं थे। कुछ ने उनमें से बौद्ध धर्म को भी या कुछ ने जैन धर्म को भी स्वीकारा था। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, अगर थोड़ा इससे हम हटते हैं, जो ब्रिटिश का वर्गीकरण था इतिहास को लेकर के, अगर इससे हम हटते हैं, क्योंकि तो इंडियन हिस्ट्री को किस में बांटा गया, एंशिएंट में, मेडाइवल में और मॉडर्न में। यानी एक कालखंड को प्राचीन कहा गया, एक को मध्ययुगीन कहा गया और एक को मॉडर्न कहा गया। ये जो डिवीज़न है इसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपनी समस्याएं हैं। इट इज़ अ पीरियडाइजेशन। ये वो कालखंड है या फिर वो पीरियडाइजेशन है जो कि वेस्ट से लाया गया है। वेस्ट मतलब पश्चिम से, यानी कि ब्रिटिश यूरोपियन कंट्री से लाया गया है, जहाँ पे मॉडर्न पीरियड को किन चीज़ से जोड़ के देखा गया, ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी। यानी जो आधुनिकता के सारे फोर्स हैं, सारी ताकतें क्या क्या है, साइंस है, विज्ञान है, तर्क शक्ति है, लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, समता है। और मिडाइवल को किससे जोड़ा गया? मिडाइवल एक टर्म था जिसको एक ऐसे समाज को रिलेट करने के लिए जहाँ पे ये सारे फीचर जो थे मॉडर्न सोसाइटी का वो नहीं था, जो आधुनिक समाज में होना चाहिए था वो नहीं था। एज यू विल सी इन द बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी। लोगों के पास ना ही इक्वालिटी थी, ना ही फ्रीडम थी, ना ही लिबर्टी थी। नर वॉज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ना ही आर्थिक ग्रोथ या उन्नति का कोई कालखंड था। बहुत से हिस्टोरियन जो हैं वो इस कालखंड को कॉलोनियल कहते हैं। कॉलोनियल बहुत अच्छा वर्ड है। कॉलोनियल का मतलब उपनिवेश। अब कॉलोनियल शब्द क्या, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे के भी चैप्टर्स में या फिर आगे के क्लासेस में भी इसका इस्तेमाल होगा। सो इन दिस बुक हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश केम टू कन्क्वेयर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर ओन रूल। यानी वो क्यों आए थे हमारे देश पे विक्ट्री हासिल करने और अपना शासन लाने आए थे। वो यहाँ के नवाब को और राजा को सब्जगेट करना चाहते थे। सब्जेक्ट मतलब उन पे कब्जा करके, उनको जूनियर साबित करके उन पे शासन किए। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने इकोनॉमी और सोसाइटी पे कब्जा किया, कैसे उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया और कैसे उन्होंने खर्चा चलाया, है ना, कैसे वो सामान लाए और जो सामान वो लाना चाहते थे या और जो सामान वो एक्सपोर्ट करना चाहते थे, इन सब बदलावों को हम जानेंगे। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट। जो हमारे मूल्य और सिद्धांत थे उसमें भी उन्होंने बदलाव लाए। कस्टम्स लीड्स टू दिस काइंड ऑफ और इनकी वजह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल बदलाव भी आए। कैसे इनकी वजह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए। इस कालखंड को ही हम क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन कहते हैं, यानी कि उपनिवेशीकरण कहते हैं। यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेज एंड ग्रुप डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेज इन द सेम वे। हर ग्रुप को, हर वर्ग को ये जो बदलाव है एक जैसा नहीं लगा। दैट इज वाई द बुक इज कॉल्ड आवर पास्ट।
इसीलिए इस किताब का नाम क्या है, आवर पास्ट इन द प्लूरल, यानी कि बीते हुए वक्त में बहुत सारे बदलाव हुएंगे, बहुत सारे चेंजेज होंगे, यानी वो चेंज एक नहीं हो सकता है, वो चेंज एक सेट ऑफ चेंज नहीं हो सकता है, दैट कैन बी प्लूरल सेट ऑफ चेंजेज, मेनी सेट ऑफ चेंजेज। सो अब है कि हाउ डू वी नो, अब हम कैसे जानते हैं, हम कैसे जानेंगे, व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, किन सोर्स का इस्तेमाल किया होगा इतिहासकारों ने बीते 250 साल जो भारतीय इतिहास के थे उनको लिखने को लेकर के। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेज रिकॉर्ड्स, यानी जो प्रशासनिक कारनामे होते थे उसका एक रिकॉर्ड हुआ करता था। वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड, सबसे मुख्य स्रोत क्या है, ऑफिशियल रिकॉर्ड जो ब्रिटिश प्रशासन का था। ब्रिटिश ऐसा मानते थे कि एक्ट ऑफ राइटिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हर इंस्ट्रक्शन, हर प्लान, हर पॉलिसी, हर डिसीजन, हर एग्रीमेंट, हर इन्वेस्टिगेशन उसको प्रॉपर लिखा करो, लिखा जाना चाहिए। यानी जितने भी निर्देश हैं, योजना है, नीति है, निर्णय है, सहमति है या जांच पड़ताल है, इन सब चीज़ों को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। एक बार अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो चीज़ों को बहुत ही नियमित ढंग से हम उन पर चर्चा कर सकते हैं, उनको अध्ययन कर सकते हैं, उन पर वाद विवाद कर सकते हैं। ये जो अस्पष्टता है इससे एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, मेमोज, नोटिंग और रिपोर्ट्स डेवलप हुई। ब्रिटिश ने ऐसा भी माना कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं या फिर जो पत्र हैं उनको केयरफुली प्रिजर्व किया जाना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। सो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम्स, उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड रूम को अटैच किया किनके साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव, जितने भी प्रशासनिक संस्थान थे उनके साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ रिकॉर्ड रूम को इस्टेब्लिश किया। विलेज के जो तहसीलदार का ऑफिस था, कलेक्ट्रेट का जो ऑफिस था, कमिश्नर का ऑफिस था या फिर प्रोविंशियल सेक्रेटरीट या लॉ कोर्ट, अदालत वगैरह जो भी हैं उन सब का एक रिकॉर्ड रूम हुआ करता था। जिस स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन जैसे आर्काइव्स हो गए, म्यूजियम, संग्रहालय हो गए, इन सब को रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए रखा जाता था। लेटर एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रेड इन आर्काइव्स, उनको हम आर्काइव्स में जाके पढ़ सकते हैं जो पत्र लिखे गए उस दौरान। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर, जो नोट्स या रिपोर्ट्स जो जिला अधिकारी प्रिपेयर किया करते थे उनको हम पढ़ सकते हैं। जो आदेश और जो दिशा निर्देश जो दिए जाते थे अधिकारियों के द्वारा, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, उनको हम आज पढ़ सकते हैं क्योंकि वो रिकॉर्डेड हैं। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ये जो दस्तावेज थे वो उनका कॉपी किया गया, उनका नकल किया गया और बड़ी खूबसूरती से उनको कैलीग्राफिस्ट के द्वारा, कैलीग्राफिस्ट क्या होता है, कैलीग्राफिस्ट के द्वारा, यानी कि दैट इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी जिनका राइटिंग बहुत खूबसूरत हो उनके द्वारा लिखवाया जाता है। बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रिंटिंग का जो कल्चर था वो डेवलप हुआ है ना, वो फैला और मल्टीपल कॉपी, इन रिकॉर्ड्स के मल्टीपल कॉपी डेवलप किए गए और तरह तरह के डिपार्टमेंट्स में इनको रखा गया। ये है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, केम इन 1920। ये नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है जो 1920 में आया था जब दिल्ली बना था। तो नेशनल म्यूजियम एंड नेशनल आर्काइव है बोथ लोकेटेड टू द वाइसराय पैलेस। द लोकेशन रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस हैड इन, यानी ब्रिटिश के कल्पना में ये, यानी कह सकते हैं ब्रिटिशर के दौरान कुछ अच्छी चीज़ें ये भी थी। इसके बाद है सर्वेज बिकॉम इम्पॉर्टेंट। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यानी प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन, यानी जो सर्वे करने का जो प्रैक्टिस चलन था वो कॉमन हो चला था। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ब्रिटिश क्या मानते थे कि कंट्री को अगर अच्छे से जानना है, देश को अगर अच्छे से जानना है तो उसको प्रशासनिक ढंग से, यानी बहुत असरदार तरीके से उस पर प्रशासन करना होगा। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, यानी शुरुआत के जो 19वीं शताब्दी में डिटेल्ड सर्वेज, यानी विस्तृत जो सर्वेक्षण थे वो किया गया टू मैप द इंटायर कंट्री, पूरे देश को नक्शाकरण करने के लिए। गांव देहात में रेवेन्यू सर्वेज हुए, है ना। एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, प्रयास क्या था, टोपोग्राफी को जानना, सॉइल को जानना, उसकी क्वालिटी को जानना,
जनजीवन को जानना, फ्लोरा फौना प्लांट लाइफ एनिमल लाइफ को जानना, लोकल हिस्ट्रीज को जानना जो गांव देहात की जो कहानियाँ थी, और क्रॉपिंग पैटर्न को समझना, जितने भी फैक्ट थे जो कि नेसेसरी थे टू नो अबाउट एडमिनिस्टर द रीजन, क्योंकि इन चीज़ों के जरिए हम उस जगह पे शासन कर सकते थे, प्रशासन कर सकते थे, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचालित कर सकते थे। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वेर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। 19वीं शताब्दी के अंत से ये जो जनगणना वाला जो हर 10 साल में जनगणना का चलन चला। दीज प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल। इनसे विस्तृत जानकारी मिल पाई कि कितने लोग रहते हैं भारत के इलाकों में। नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट पे, रिलीजन पे, ऑक्यूपेशन पे। दीज वेयर मेनी अदर सर्वेज, बोटैनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज और फॉरेस्ट सर्वेज। और इनकी वजह से बहुत सारे सर्वे हुआ करती थी। बोटैनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल यानी मानव इतिहास के उनके डेवलपमेंट को समझना। जंगल में भी सर्वे हुआ करते थे। अब इन रिकॉर्ड से क्या पता चलता था, यानी फ्रॉम द वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट। इन रिकॉर्ड से हमको बहुत चीज़ें मिलती थी। हमें ये याद रखना चाहिए कि दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये आधिकारिक दस्तावेज थे। दे टेल अस, ये हमें ये भी बतलाते हैं कि उस समय के अधिकारी क्या सोचते थे। दे वेर इंटरेस्टेड इन, और किन चीज़ों में वो इंटरेस्टेड थे। एंड वाट दे विश्ड टू प्रिजर्व फॉर द पोस्टेरिटी, और क्या वो बचा के रखना चाहते थे भविष्य के लिए। दिस रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फील्ड। इन रिकॉर्ड में सिर्फ यही नहीं पता चलता था कि बाकी लोग क्या सोचते थे, उनके कारनामों के पीछे क्या था। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, उसके लिए हमको अलग देखना पड़ेगा। जब हम ऐसा शुरू करते हैं ये सोचना, तो बी फाइंड इन प्लेंटी, हमको बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है। दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट दैन ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अलावा जानना बड़ा मुश्किल होता है। हमें लोगों के डायरीज़ का पता चलता है, उनके जैसे उस समय जो तीर्थयात्री थे या जो यात्री थे, या जो आत्मकथाएं लिखी गई, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, या जो पॉपुलर बुकलेट्स थे जो कि लोकल बाज़ार में बिकते थे, ये प्रिंटिंग की वजह से, न्यूज़पेपर्स की वजह से जो छपते थे, वो पब्लिक में यानी लोगों के बीच में उस पर वाद विवाद हुआ करता था। जो नेता थे, लीडर्स थे या जो सुधारक थे, उन्होंने अपने विचारों को स्प्रेड किया, फैलाया। कवियों ने, उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को लिखा। इस कालखंड में जो रहे होंगे जितने भी स्रोत थे, भले ही वो क्या है लिटरेट थे, फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड। इनसे हम सिर्फ इतना नहीं जानेंगे कि कैसे हिस्ट्री को समझा गया। और एंड लिव्ड बाय ट्राइबल्स कैसे रहते थे, पीजेंट कैसे रहते थे, और जो खादानों में जो मजदूर रहते थे वो कैसे रहते थे, या गलियों में जो गरीब रहते थे वो कैसे रहते थे। इन सब को जानना बहुत ही मुश्किल टास्क है। Yet this can be done if we make a little bit of effort when you read this book, and this can be done. So this is all about this chapter 1 of history class 8. I hope this is enough for knowing about this history chapter. If you go through these videos, you might be able to know about everything for this chapter. This video is quite important for in NCERT also, for your examination also, CBSE examination and different competitive examination also. So that's all. Thank you.